हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्या, दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो कार्य है, वो जो कार्यकाल है वो पूरा है 1206 से लेकर 1526। कब तक की है? 1206 से लेकर 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत की बात की गई है। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश होता है वो होता है हमारा कौन सा? गुलाम वंश, जिसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश के जो संस्थापक होते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। कौन होता है? गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। और उनका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक होता है, जिसको हम शॉर्ट में MBT भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? MBT भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम अगर बात करें तो उसका जो कार्यकाल होता है वो 1325 से लेकर 1351 तक की होता है। कितना होता है? 1325 से लेकर 1351 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम होता है वो क्या होता है? जौना खां। किस नाम से जाना जाता है? ये जौना खां के नाम से जाना जाता है। और इसको जो उपाधि मिलती है वो मिलती है उल्लुग खां नाम की। किस नाम की उपाधि मिलती है? उल्लुग खां। दोस्तों, लेखों में ये भी बताते हैं कि इसी के टाइम पर सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया गया। इसके टाइम पर 23 प्रांत में विभाजित था इसका जो पूरा साम्राज्य था। कितने प्रांतों में? 23 प्रांतों में पूरा विभाजित हुआ करता था। दोस्तों, बताते हैं कि तुगलक वंश में जितने भी राजा हुए उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और दूरदर्शी और दर्शन उपासक जो व्यक्ति था वो कौन था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। इसके जो शुरुआती दौर में जो शिक्षक होते थे या टीचर होते थे वो होते थे मौलाना गयासुद्दीन। कौन होते थे? मौलाना गयासुद्दीन इसके क्या होते थे? शुरुआती दौर के टीचर माने जाते हैं। इसके दरबार में दोस्तों 2 जैन मुनि रहा करते थे। कौन रहते थे? 2 जैन मुनि रहते थे, जिनका नाम था राजशेखर और दूसरे का क्या नाम था? जिन प्रभु सूरी। क्या नाम था? राजशेखर और जिन प्रभु सूरी। ये दोनों जैन मुनि थे। और इनके प्रभाव में ही आकर, इनसे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय जो कुप्रथा चल रही थी सती प्रथा की, उसको बंद करने का या रोकने का प्रयास भी किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। यह ऐसा प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया। दोस्तों, पूरी दिल्ली सल्तनत में यह ऐसा पहला शासक था जो क्या करता था? हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था, चाहे वो दशहरा हो, होली हो या दीपावली हो। इसे सल्तनत काल का, ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल का इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। किसे? कब का? सल्तनत काल का। और जो इसने राज्याभिषेक करवाया था वो बलबन का जो लाल महल मशहूर है उसमें इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा MBT सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। दोस्तों, जो MBT था वो पूरे दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया और बहराइच की फेमस सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। कौन से गुरु माने जाते हैं? आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। कौन? निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया वही थे जिन्होंने इसके पिताजी को कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये तब कहा था जब इसके पिता दिल्ली पर आक्रमण या अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे और उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि आप दिल्ली छोड़ कर चले जाइए। तब निजामुद्दीन औलिया ने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात इनका मकबरा दिल्ली में बनवाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनवाता है? जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है तो इनका मकबरा दिल्ली में बनवाता है। कौन बनवाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, इसी के शासनकाल के दौरान, किसके? MBT के शासनकाल के दौरान मोरक्को, जो कि अफ्रीका में निवासी इब्न बतूता भारत आया था। कौन आया था? इब्न बतूता जो था वो भारत आया था। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और उसने एक पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। इस पुस्तक में MBT के
शासनकाल की घटनाओं का पूरा वर्णन करता है? कौन? मोरक्को का निवासी कौन? इब्न बतूता। क्या करता है? अरबी भाषा में लिखी गई रेहला नामक पुस्तक में एमबीटी के शासनकाल की सारी घटनाओं का वर्णन मिलता है, हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। कौन? एमबीटी क्या करता है? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त करता है। दोस्तों यह ऐसा पहला शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसने सरकारी पदों पर भारतीय हिंदू या भारतीय मुसलमानों को प्राथमिकता दी थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों बर्नी थे एक, वो भी काफ़ी मशहूर ज्ञानी या लेखकार थे। तो उन्होंने क्या इसके 5 कार्यों को प्रमुख बताया? किसके? एमबीटी के 5 कार्यों को उन्होंने प्रमुख बताया और उस पर जोर दिया। कौन कौन से थे? पहला इसने जो कार्य किया था वो देवगिरी को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? पहले दिल्ली राजधानी हुआ करती थी, तो दिल्ली को हटाकर इसने क्या कर दिया? देवगिरी को अपनी राजधानी बना लिया। दूसरा कार्य इसने किया, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। दोस्तों इसके टाइम पे पीतल और तांबे की मुद्राएं जो चलती थी, तब उन्हीं के साथ साथ इसने चांदी की मुद्राएं भी शुरू कर दी, जिसे हम क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं। तो उसका जो मूल्य था वो सबके बराबर था, तीनों मुद्राओं का मूल्य बराबर था। नेक्स्ट इसका है खुरासन पर आक्रमण। दोस्तों खुरासन पर जो आक्रमण किया था इसने, वो पूरी तरीके से क्या हुआ? असफल माना जाता है। खुरासन दोस्तों इराक में जगह है, या इराक का एक भाग कह सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था और वो पूरी तरीके से असफल माना जाता था। और दोस्तों इस टाइम पे क्या करता था ये मोहम्मद बिन तुगलक? अपने सैनिकों को क्या करता था? एडवांस में पेमेंट करता। जो उसकी सैलरी बनती थी उसको वो क्या करता था? एडवांस में दे दिया करता था। नेक्स्ट हमारा कराचिल अभियान। दोस्तों इंपॉर्टेंट अभियान है, ध्यान रखिए। कराचिल अभियान जो है उसे कुमायूं अभियान भी कह सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था? उत्तर की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आक्रमण किया था। उत्तर की तरफ यानी हिमालय साइड में, वहाँ पर चीनियों के प्रभाव को कम करने, वहाँ पर जो चीन के शासक थे उन शासकों का प्रभाव कम करने के लिए इसने क्या किया था? वहाँ पर आक्रमण किया था। लेकिन आधी अधूरी जानकारी दोस्तों खतरनाक होती है। इसको वहाँ के मौसम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वहाँ का वातावरण कैसा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फलस्वरूप क्या होता है? इसकी सैनिक बर्फबारी से, प्लेग नामक बीमारी से क्या होते हैं? मारे जाते हैं। और यह भी अभियान पूरा क्या होता है? असफल होता है। नेक्स्ट क्या करता है? दुआ मुद्रा जारी करना। क्या करना? दुआ मुद्रा जारी करना। तो इसके ये 5 प्रमुख कार्य थे बर्नी के अनुसार। नेक्स्ट है, बर्नी ने एमबीटी को माली, जुलाहा, रसोइया, नाई, छिछोरा शासक तक कह डाला। किसने? बर्नी ने। दोस्तों एमबीटी के जो कार्य थे उससे बर्नी कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं था, तो उसने इसको क्या क्या कह दिया कि ये जुलाहा भी है, माली भी है, रसोइया भी है, नाई भी है और छिछोरा शासक भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपनी सेना को पूर्व में वेतन दिया करता था। एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी और उसका नाम क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया उसका? दौलताबाद नाम रखा। दोस्तों इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने कोही। इस विभाग का काम क्या था? किसानों से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण करना, उनको सहायता प्रदान करना, फंडिंग करना। इस विभाग का नाम क्या था? दीवाने कोही। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एमबीटी ऐसा प्रथम शासक था जिसने फसल चक्र द्वारा किसानों से कृषि करवानी शुरू की। दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो ये अपने से 10 साल पहले की प्लानिंग करके चलता था। उस समय क्या करता था? ये फसल चक्र के अनुसार किसानों से कृषि करवाता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्या है? एमबीटी के शासनकाल के दौरान 2 नए राज्यों का उदय हुआ। किसका हुआ? 2 नए राज्यों का उदय हुआ। पहला था विजयनगर और दूसरा क्या था? ब्राह्मणी साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो 1336 ईस्वी में होती है। प्रथम हिंदू साम्राज्य होता है जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में, हम्पी के पास बोल सकते हैं। और इसमें 4 प्रमुख वंश हुए। कौन कौन से? संगम वंश, सालू वंश, तुलव वंश और आर्विडु वंश। जो संगम वंश था वो इनके जो है पिताजी के नाम पर भी था। और तुलव वंश में दोस्तों एक राजा पाए जाते थे कृष्णदेव राय, जिसके बारे में आपने काफ़ी कहानियां सुनी हैं। और उनके दरबार में काफ़ी फेमस कवि पाए जाते थे जिनका क्या नाम था? तिलानी रामा। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों ब्राह्मणी साम्राज्य की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। यह मुस्लिम साम्राज्य था
और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हसन गंगू थे। दोस्तों इसको विभाजित कर देते हैं कब? 1490 ईस्वी में। कब? 1490 ईस्वी में इसे 5 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, विरार और वीदर। क्या क्या? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, वीदर और बरार। ये क्या थे? ये 5 इसके जो थे 5 भागों में ये साम्राज्य को डिवाइड हो गया था। और इसमें बहुलता किसकी पाई जाती थी? शिया मुस्लिमों की। किसकी पाई जाती थी? शिया मुस्लिमों की बहुलता इसमें पाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं दोस्तों। एमबीटी को अभागा, आदर्शवादी, पढ़ा लिखा मूर्ख, पागल, रक्त पिशाचु शासक नाम से भी जाना जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, रक्त पिशाचु शासक किसे कहते हैं? तो एमबीटी को कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जितने भी इसने कार्य किए वो सब कार्य क्या हुए? उल्टे पड़ गए। क्या पड़ गए? उल्टे पड़ गए। और जो इसने अभियान किए वो क्या हुए? असफल हुए। दोस्तों सिंध में विद्रोह के दौरान एमबीटी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी में जब यह सिंध में विद्रोह कर रहा था तब इसके दौरान क्या होती है? एमबीटी की मृत्यु हो जाती है। बदायूं ने इसकी मृत्यु पर क्या कहा? क्या कहा? कहा अंततः सुल्तान को जनता से तथा जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल ही गई। ये किसने कहा? बदायूं ने कहा। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इसके आने वाले वंशज या इसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।